सचान साहब, ये जीवामृत जो बनाया है, ये क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे हम्म, कि लोगों को बड़ा भ्रम है कि गाय के बगैर खेती नहीं प्राकृतिक हो सकती है, गोबर गौमूत्र के बगैर नहीं हो सकती है। और आपका जितना मैंने सुना कि जीवामृत से आप पूरी खेती कर सकते हैं। हम्म, और क्योंकि जीवाणु जब आ जाएंगे आपके खेत में, तो इसकी गाय का गोबर गौमूत्र मिल जाए तो सो फॉर सो गुड है। लेकिन ऐसी कंपलसरी नहीं कि आप उसके लिए भटकें, हम्म, जो कि हम लोग भटकते हैं, ज़्यादातर किसान इसी पे भटक रहे हम्म। हैं। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा हो जाए तो। देखो, मैं अक्सर बात करता हूँ कि हम तीन विषय हैं संसार में। एक आध्यात्मिक विषय है, एक दर्शन का विषय है और एक विज्ञान का हाँ, विषय है। वो मैंने अपने बुझ में देखा। आज के संसार में ना तो मैं दार्शनिक हो पा रहा हूँ, ना आध्यात्मिक हो पा रहा हूँ, और ना विशुद्ध रूप से विज्ञान का जानकार बन पा रहा हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है ना। बात खेती की है। खेती आध्यात्म से भी जुड़ा विषय है और दर्शन से भी जुड़ा विषय है। लेकिन खेती लैब आधारित विज्ञान से बिल्कुल रिश्ता नहीं रखता। खेती का जो विषय है वो लैब में की गई रिसर्च से इसका कोई वास्ता नहीं है। लैब आधारित खेती का मतलब है किसानों के साथ और प्रकृति के साथ चीटिंग। मैं क्या कहता हूँ, खेती भी एक विज्ञान है। और खेती का विज्ञान ऐसे समझिए, जब विज्ञान शब्द है तो विज्ञान की डिफिनेशन बताइए हमको। विज्ञान के बारे में कहा गया है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब खेती का क्रम क्या है तो समझना आपको। खेती का क्रम है कि आपको फसल उगानी है। तो हम एक व्यक्ति है जिसको फसल उगानी, लेकिन खेत नहीं उसके पास, तो फसल उगा लेगा। नहीं। तो फसल उगानी है तो पहला विषय खेत होना चाहिए। पहला विषय खेत है। अब जब खेत होना चाहिए तो आपके दिमाग में फसल कौन सी है। जैसे आपके दिमाग में गन्ना है फसल, और खेत जो आपके पास है वो उसकी जो फर्टिलिटी है वो गन्ने के लायक नहीं है। ठीक है ना। बिल्कुल सही। तो गन्ने की फसल का इरादा छोड़ दीजिए। तो पहली चीज है खेती में सॉइल कैसी है। दूसरा, खेती में पानी कहाँ है। तो जैसे गन्ना बोगे तो आपको पानी भी चाहिए। अभी तो मैंने देखा कि खेत हमारा गन्ना को पोषण दे पाने के काबिल नहीं है। दूसरा, हमें गन्ने में जो है साल भर में 10 बार सिंचाई करना है। सिंचाई के लिए पानी कहाँ है। तो कहता साहब बोरिंग है, 280 फुट पर पानी है। तो 280 फुट पर पानी जो है, क्या उसको लूट लोगे। तब भी पानी ये कहता है कि तुम्हें गन्ना नहीं बोना है। ठीक है ना। बिल्कुल सही। तीसरा है जलवायु। जैसे कई बार आजकल क्या है कि लालच में फंसा करके किसानों को बुंदेलखंड में बहुत सारे लोग नारियल लगा रहे हैं, चंदन की खेती कर रहे हैं, एप्पल की खेती कर रहे हैं। तो क्या है कि बेचने वाले अपना प्लांटिंग मटेरियल बेच गए महंगा। अब यहाँ इस हमारे बुंदेलखंड में बहुत सारे सैकड़ों किसान होंगे जिन्होंने चंदन लगाया है। अब मैं बता रहा हूँ, जब 20 साल बाद चंदन का पेड़ बड़ा हो जाएगा तो चंदन की लकड़ी उनकी जलौनी लकड़ी के भाव जाएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति चंदन जब खरीदेगा तो क्या अपेक्षा करेगा। जैसे आप खादी आश्रम जाते हैं और चंदन आपको चाहिए, तो चंदन में खुशबू होनी चाहिए। तेल होना चाहिए। वो तेल के कारण ही खुशबू है। चंदन को जब घिसें तो सिलबट्टे में घिस जाना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। जो बुंदेलखंड में चंदन होगा, ना तो उसमें कोई एरोमा है, ना उसमें तेल निकलेगा, ना वो घिसेगा। तो इसको फिर 8,000 रुपये किलो कौन खरीद लेगा। 10 रुपये किलो लेगा। तो पहला जमीन है, दूसरा जल है, तीसरा जलवायु है, चौथी बायोडाइवर्सिटी है। तो जमीन, जलवायु और बायोडाइवर्सिटी को, मेरी ज़मीन कैसी है, मेरे पास पानी कितना है, मेरे पास बायोडाइवर्सिटी कैसी है, मैं किस क्लाइमेट में हूँ, उसके अनुसार फिर देखते हैं कि हम क्या फसल बोएं जो प्रॉपरली ज़मीन विदाउट एनी फोर्स दे दे। कारण प्राकृतिक खेती का मतलब है विदाउट एनी फोर्स। जब गन्ने की फसल को बहुत पोषक चाहिए, पोषक तत्व चाहिए और ज़मीन में है नहीं,
मत करिए इसको। तो गन्ने में भी फोर्स क्रिएट होगा और सॉइल में भी फोर्स क्रिएट होगा, दोनों जगह टकराव होगा। फिर गन्ना बढ़ेगा नहीं, तो आप निराश होकर के फिर आप केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे, तो वहीं पहुंच गए ना। ठीक है ना। तो आपका जो प्रश्न था, क्या प्रश्न था आपका मूल? प्रश्न यही था कि बगैर गाय के गोबर, बगैर गाय का गोबर। हाँ, तो सुनना, तो आपने कहा कि गाय का गोबर से ही आजकल प्रचलन में सोशल मीडिया में गाय का गोबर, गाय का मूत्र, इससे अच्छी खेती हो सकती है, नेचुरल खेती। तो मैं फिर बताऊं, गाय में नेचर है या नेचर में गाय है? नेचर में गाय। नेचर में गाय है। तो आप कहते हो हम गाय से नेचुरल फार्मिंग करेंगे। अच्छा, पहले गाय जो है, गाय अगर खाना खाएगी और पानी पिएगी तो गोबर पेशाब तो देगी। तो गोबर पेशाब को तो अनादिकाल से हम फड़ुई से इकट्ठा करके घूरे के ढेर में डाल के सड़ा करके खेत को लौटाते ही थे, उसमें पेशाब भी था, गोबर भी था। आज इस विधा में किसान को कहा गया कि तू गाय का पेशाब इकट्ठा कर, तो बेचारा गाय के पीछे डब्बा लेके बैठा है, जब वो खड़ी होती तो डब्बा लेके पीछे लगा देता है। तो आए थे हरिभजन को होटन लगे कपास, किसान पेशाब कलेक्ट करने के लिए आया था क्या, कि अपना खेत जोतने के लिए आया था? ठीक है ना। दूसरा, किसी ने कहा अरे मत लो, डब्बा लो, उसके नीचे पक्का फर्श बना दो। तो पक्के फर्श में जब आप गाय बांधोगे तो गाय जब बैठना चाहेगी तो उसको तकलीफ होगी, क्योंकि उसको स्लिप मारने का डर। गाय जब खड़ी हुई तब उसको दर्द होगा। तो गाय के साथ तो अन्याय हो गया। गाय को तो हम माँ कहते हैं, तो माँ का परिवेश कैसा होना चाहिए, कैसे बांधना है, क्या खिलाना है, कैसे प्यार करना है, ये तो सब सारी चीज़ें हम भूल गए। गाय को तो टार्चर कर रहे हैं, गाय को प्रॉपर दाना चारा जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे। और गाय का मूत्र से मैं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ जादू है। तो पौराणिक कथाओं में अक्सर कहता हूँ कि पौराणिक कथाओं में राजा दिलीप से नंदिनी क्या कहा है, नंदिनी ने, कि हे राजन, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य, प्रसन्न होने पर। आज देश की कौन सी गाय, किस किसान के खूंटे की गाय प्रसन्न है? एक भैंसिया बांधे, एक गैया बांधे, भैंस को बरसीम देता है, हरा चारा देता है, खली देता है, दाना देता है। बगल में जो गाय बंधी है उसको कुछ नहीं देता, क्योंकि 3 पाव दूध देती है, भैंस 8 लीटर देती है, इसलिए उसको माला माल करे है वो। और गाय ये दिन भर दृश्य देखती, तो गाय दुखी है। अब तुम सोच रहे उसका पेशाब इकट्ठा करके कोई जादू हो जाएगा, कुछ जादू नहीं। ये सिर्फ पागलपन है। तो आपका जो सवाल था कि मैं गाय और गौमूत्र की बात, गोबर की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ गाय मेरी माँ है, बैल मेरा पिता है। अगर गाय से बड़ी मोहब्बत हो जिसको, किसी नीति निर्माता को अगर गौ से हमदर्दी है, और जितने भी गौ भक्त बने अगर उनको गाय से मोहब्बत है, तो एक बार आवाज उठाइए ना कि ट्रैक्टर की सब्सिडी बंद करिए, यूरिया डीएपी की सब्सिडी बंद करिए, ताकि लोग गाय बैल पाल सकें। वहां नहीं, डर लगता है ना। तो ऐसे नहीं होगा मित्र, विषय को पूरा समझना है। मैं गाय का, गोबर का, गौमूत्र का बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, लेकिन हाँ, जीवामृत में गाय का गोबर और गौमूत्र का कोई रोल नहीं है। डंके की चोट पर कहता हूं, और ना तो कोई आकर के हमसे तर्क को तर्क कर सकता है। हम जब अभी लेटिन जाएंगे, हमारे मल की जरा जांच करिए कितने बैक्टीरिया हैं। तो जितने गाय के गोबर में मिले थे उतने मेरे को टट्टी में मिलेंगे। गाय का और भैंस का गोबर टेस्ट कर लीजिए, क्या भैंस के गोबर में माइक्रोब्स नहीं है? हैं। लेकिन किसी भी जीव के द्वारा जो मल विसर्जित किया गया है, वो उसमें जो बैक्टीरिया, जीवाणु हैं, वो पाचन की क्रिया में सहयोग करने वाले थे, और पाचन की क्रिया में सहयोग करते करते वो मल द्वार के द्वारा बाहर आ गए। अब इनका धरती पर कोई रोल नहीं है। नहीं तो मैं कहता हूँ जंगल इतने पवित्र हैं, जंगल की मिट्टी इतनी फर्टाइल है, वहाँ का गौमूत्र डाला गया है कि गोबर डाला गया है, तो माइक्रोब्स है ऑलरेडी। ठीक है ना। हमारे इस खेत में गाय नहीं है, और मिट्टी की जांच करा लीजिए, हमारी मिट्टी अच्छी, गौमूत्र डालने वाले की मिट्टी अच्छी है। तो ये इस तरीके का जो चल रहा है ना, वो अच्छा नहीं है। उससे ही किसान कंफ्यूज हो रहे हैं, और आप खुद ही गौमूत्र और गोबर आधारित जीवामृत बना के देख चुके हैं। डाल चुका हूँ भाई। मेरे साथ 4 लाख किसान देश के जुड़े हैं, सबकी कहानी यही है
कि साहब मैं गौमूत्र और गोबर वाला जीवामृत बनाया, परेशान हो गया, कोई फायदा नहीं मिला, अब यहाँ से आ करके ले जा रहे हैं जीवामृत। तो एक सिद्धांत है, एक दर्शन है, एक आध्यात्म है, क्या कि प्रकृति की व्यवस्था को ठीक नजर से देखो, सिस्टम क्या है उसको समझो। उसी सिस्टम में गाय भी है। और हम ये कहें अगर लोगों से, जो भी गौ प्रेमी हो देश में, तुम गाय को प्रकृति के अनुकूल पालो ना, तुम प्रकृति को गाय से नहीं चलाओगे, गाय प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप चलेगी। अगर गाय को प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार पालोगे तो दाना अच्छा खिलाओगे, भोजन अच्छा दोगे, प्यार करोगे, पानी अच्छा पिलाओगे, गाय प्रसन्न हो जाएगी, बिना गौमूत्र का कलेक्शन किए आपको आशीर्वाद देके चली जाएगी। सब कुछ हो जाएगा। नौटंकी करना हो तो करते रहिए। आज का कहानी क्या है मैं फिर आपको बता दूं। आज की कहानी वो है कि शंकर जी में दूध चढ़ाना चाहिए। कोई है माई का लाल जो गाय दूध, शंकर जी में दूध चढ़ाना, इसलिए मैंने गाय पाली और गाय को अच्छा चारा देता हूं, अच्छा दाना देता हूं, फिर जब दूध देती तो पवित्र शुद्ध दूध ले जाकर शिवलिंग में चढ़ाता हूं। अरे शिवलिंग के पास जा करके साला सिंथेटिक दूध 20 रुपया का खरीद करके चढ़ाते हो, शिव को पागल समझते हो। आप यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, हवन में घी खर्च होता है, आप बाजार में जाके खुद ही कहते हो पूजा वाला घी दे दो, 280 रुपया किलो मिलता है, तो आप भगवान को चूतिया समझते हो, अंधा है, बहरा है, वो नहीं जानता। आप नारियल जब किसी देवी के दरबार में चढ़ाते हो, फोड़ते हो, तो घर में जब नारियल लाते हो तो बजा के लाते हो ऐसे ऐसे 40 रुपए का, और देवी के दरबार में 20 रुपए का सड़ा नारियल बिक रहा है। यार इस तरीके की बातें मत करिए ना, ठीक है ना। तो ये जो मेरा जीवामृत है, जीवामृत का सरल सिद्धांत ये है, ये मैं जंगल की मिट्टी लाया। जैसे मोटी सी बात है, मैंने अपने खेतों में पेस्टिसाइड डाले, तो पेस्टिसाइड दीमक को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए, निमेटोड्स को मारने के लिए मैंने पेस्टिसाइड डाला, तो मुझे मालूम है सारे माइक्रोब्स ही मर गए। अब जो माइक्रोब्स मर गए, लोगों ने कहा गोबर में है, गाय के गोबर में। चलो अगर गाय के गोबर में है तो गाय का गोबर एक जगह किसान 6 महीने से इकट्ठा कर रहा है, वो सड़ा क्यों नहीं? गाय के गोबर में इतने ज्यादा माइक्रोब्स हैं बेनिफिशियल, तो गाय का गोबर सड़ा क्यों नहीं? अगर गाय के गोबर में 1 ग्राम गोबर में 5 करोड़ बैक्टीरिया थे, तो गाय का गोबर हजम क्यों नहीं हुआ? वो क्यों सूख गया, क्यों कच्चा पड़ा है? ये समझने की बात है मित्र। अगर आप नहीं समझे ना तो ऐसे ही चूतिया बनाते रहेंगे लोग तुमको। कॉन्सेप्ट क्या जीवामृत का? मैंने अपने खेत के जीवाणुओं को पेस्टिसाइड डाल के मारा। आज मैं प्राकृतिक खेती की ओर चला। अब मुझे मालूम है मैं खेत में मेरे जो भी कार्बनिक पदार्थ पड़ा है, छूट गया है, मैंने डाला है, वो सड़ नहीं पाएगा, यानी वो ह्यूमस के रूप में नहीं आएगा, यानी वो जीवांश में नहीं कन्वर्ट होगा। तो जीवांश का मतलब होता है मरे हुए जीवों का अंश। जब वहां जिंदा ही जीव नहीं है तो साला मरेंगे कहां से? तो पहला है कि हम जीवाणु लाए जंगल की मिट्टी से ये, और ये इतने सारे ड्रमों में मैंने बनाया अलग अलग जंगलों का। अब तो मिक्स हो गया, नहीं पहले मेरे 43 जंगलों का बैक्टीरिया अलग अलग था। अब तो मग्गा यहाँ डाला, यहाँ डाला, यहाँ डाला, सब मिक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये जीवामृत हमें बनाना है और बिल्कुल सरल है। अगर गाय के गोबर से, गौमूत्र से जीवामृत बनेगा तो देश के 80% किसानों के पास ना तो गौमूत्र है ना गोबर है, तो इसका मतलब 80% एरिया में प्राकृतिक खेती ना की जाए, और मैं कहता हूं 100% एरिया में की जाए। कैसे करोगे? जब समझ होगी। तो ये जंगल की मिट्टी से जीवामृत, जीवाणु निकाल के लाया, वो मैंने यहाँ प्रोपोगेट किए। अब जो किसान मुझसे बहुत दूर हैं, नहीं आ सकते जहाँ से, उनसे मैं अक्सर कहता हूँ, हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, मैंने देखा, मैंने बनाया कि जो किसान हमसे बहुत दूर हैं और जंगलों के पास है, तो जंगल चले जाए और जंगल में उस पेड़ के नीचे की मिट्टी ले आए जिसके नीचे ढेर सारा बायोमास पड़ा हो, यानी कि तने, पत्तियां, फल, सड़ा गला, उसको हटाएंगे। तो आज भी, आज मई जून है, 4 जून,
आज भी उस मिट्टी में नमी मिलेगी जहाँ ढेर सारा बायोमास होगा। वहाँ से 5 किलो मिट्टी ले आए, इस ड्रम में डाल दें, एक ड्रम लें खाली और ड्रम में डाल दें। अब कई किसान पूछते हैं कि सचान साहब आप पूरी विधि नहीं बताते हो। अब वो समझ नहीं पा रहे पूरी विधि क्या। मित्र आज आप लोग समझ लीजिए। पहले ये तय करना है आपको कितनी एरिया जमीन कितनी है। 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़। तो ये तय हुआ कि मेरे पास जमीन 5 एकड़ है, तो तय हुआ कि मुझे 5 एकड़ का जीवामृत बनाना है। दूसरा, जब जीवामृत बनाने का कार्यक्रम आपने स्टार्ट किया तो ये देखना है कि आप कितने दिन बाद फसल बोएंगे। जैसे सामान्य परिस्थितियों में कहता हूं 200 लीटर जीवामृत बनाने के लिए 5 किलो मिट्टी लाइए, 200 लीटर पानी भर दीजिए और 28 किलो चीनी या 28 किलो गुड़ या 14 किलो गुड़, 14 किलो आटा एक ही बार में इसमें घोल लीजिए और 55 से 2 महीने में बन जाएगा। डेली पंजे से इसको चलाते रहे। आप सुनना, आपको बनाना तो है 3.5 महीने में, तो फिर 28 किलो वन टाइम भोजन क्यों दोगे। अब 3.5 महीने का मतलब है 28 किलो की 4 खुराक करिए, 7 किलो 7 किलो 7 किलो 7 किलो। चूंकि 28 किलो एक बार देने से जीवाणुओं का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा, भोजन की चूंकि कोई कमी नहीं है, इसलिए उनका मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत हाई होगा और 2 महीने में बिल्कुल रेडी हो गए, 10 की पावर 9 हो गए। आप बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं। तो क्या करना, ज्यादा समय में बनाना है तो हमको रुक रुक करके भोजन देना है। एक साथ देना तो 35 दिन में तैयार हो गया। अब अगर कोई कहे कि नहीं साहब हमको 35 दिन में तैयार करना है, 200 लीटर तैयार करना है, तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी की मात्रा 5 किलो की बजाय 10 किलो कर लो। जैसे आप आए, आप 5 लीटर ले जाओगे और 200 लीटर बनाओगे तो 55-60 दिन में बनेगा। आपने कहा हमको 30 दिन में बनाना है, तो आप हमसे 10 लीटर ले जाओगे और पूरा ड्रम भर देना, 28 किलो चीनी डाल देना, 35 दिन में तैयार हो जाएगा। किसी ने कहा हमको 15 दिन में बनाना है, 20 लीटर ले जाए, 15 दिन में बन जाएगा। तो मैं अक्सर कहता हूं कि अपना भी दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है ना। लेकिन चीनी ये उतनी डालेंगे जितनी 28 किलो मैक्सिमम। एक ड्रम में 2 महीने में 28 किलो ही चीनी चाहिए, यानी 28 किलो चीनी या 28 किलो गुड़ में बैक्टीरिया 10 की पावर 9 तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कम डालेंगे तो नहीं होगा, ज़्यादा डालेंगे तो भी डेंजर है। जैसे मित्र, मैं अब एक और चीज़ आपको बता दूं, एक उड़ीसा के सज्जन है, बेचारा बड़े प्यार भाव से यहाँ से आकर के जीवामृत ले गया और उसने 150 लीटर यूज कर लिया, 50 लीटर बचा। जैसे मैं 28 किलो चीनी की बात कहता हूँ, तो उसने 28 किलो चीनी पहले डाली, अब उसने यूज कर लिया, 50 किलो बचा तो 28 किलो चीनी फिर डाल दिया। पानी सोचा बाद में भर देंगे। अब गर्मी के सीजन में 30 लीटर पानी इवेपोरेट हो गया। अब ये जो बैक्टीरिया का कलर ये है ड्रम का, पहले उसका भी ऐसे ही था। एक दिन वो देख रहा है तो सब वो ब्लैक हो गया, तो हमको फ़ोन कर रहा है कि साहब हमारा जीवामृत काला हो गया। तो हमने कहा कैसे, तो उसने कहानी बताई। तो हमने कहा मित्र, मुरब्बा बनाते हैं ना, अगर इस 200 लीटर में मैं 110 किलो चीनी डाल दूंगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा, प्रिजर्वेशन का काम करेगी ना चीनी। तो इसलिए जो 28 किलो मात्रा बताई, बस दिमाग ज़्यादा मत लगाइए। 28 से 30 हो जाएगा चलेगा, 26 हो जाएगा चलेगा। आप 40 किलो डालोगे तो गड़बड़ा जाएगा, और 15 किलो डाल के काम चलाओगे तो भी बैक्टीरिया की कॉलोनी उतनी डेवलप नहीं होगी, मरेगा नहीं, ठीक है ना। तो मित्र, जीवामृत तो आपको बनाना, प्राकृतिक खेती जिन किसानों को शुरू करनी है, अभी हिमाचल से कल एक सज्जन का फोन आया, मैंने कहा तुम 2 लाख का पेस्टिसाइड डालते हो ना 1 एकड़ से में, बोले आप तो सब जानते हैं। हमने कहा मैं सब जानता हूँ, और जानता कहाँ से, आप ही के साथियों ने बताया हमको। तो अब वो कहते हैं कि मेरे पास 2 एकड़ का बाग है और मैं 4 लाख रुपए का पेस्टिसाइड डालता हूँ। मैंने कहा 4 लाख रुपए का पेस्टिसाइड अगर बचाना हो तो झांसी आ जाओ। यही मैं अंगूर वाले किसानों से कहता हूं, झांसी आ जाओ। झांसी क्या करेंगे साहब, ऑनलाइन भेज दो। हमने कहा नहीं, आपकी जमीन में जो विकार आए हैं, जो विकृतियां डेवलप हुई हैं, इतनी डेंजरस हैं कि वो आपको, जैसे मैं सामान्य नागरिक के लिए कहता हूं, 20 लीटर जीवामृत 1 एकड़ जमीन में डाल दो।
सेव के बागान के लिए, अंगूर के बागान के लिए जो बहुत पेस्टिसाइड डाले, उनकी कहानी कुछ अलग है मित्र। पहली बार जब 20 लीटर में डालूंगा 1 एकड़ जमीन में सेव के बागान में, तो केमिकल की टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा कि बैक्टीरिया को मार देगा। मतलब ये बैक्टीरिया पेस्टिसाइड के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे, लेकिन समथिंग कुछ कर पाएंगे, देन वो इनको मार देंगे। अगर केमिकल का कंटामिनेशन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है तो ये बैक्टीरिया उस कंटामिनेशन को तोड़ देगा, और कंटामिनेशन वहां ज़्यादा है तो वो कंटामिनेशन बैक्टीरिया को मार देगा। तो मैंने उनसे कहा आपको हर 10-12 दिन के बाद इसको डालना है और 6-7 रेप्लिकेशन करने, तब जा कर के आपकी ज़मीन जो है ना केमिकल फ्री हो पाएगी। जब केमिकल फ्री हो पाएगी तब ये बैक्टीरिया ग्रो करके कुछ फंक्शन कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ आ जाओ, क्योंकि बहुत सारे सब्जी के किसान बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज करते हैं। मित्र, इतना आसान नहीं है कि टेलीफोन पर आप चाहें कि आपका 4 लाख का पेस्टिसाइड लगता था, मैं टेलीफोन पे बता दूँ, समझ में ही नहीं आएगा। अभी ये सज्जन आए, ये जा करके अभी 1 महीने बाद फिर हमको फ़ोन करेंगे कि शशांक साहब वो चीज़ बताओ, एक बार मिस कर गया। ठीक है ना। खेती बहुत सरल है, लेकिन गंभीरता बहुत आसान भी है। अगर आपकी समझ पैदा हो गई तो बहुत आसान है, और अगर समझ डेवलप नहीं हुई तो बहुत कठिन है। नमस्कार।